आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्टडी 58 में स्वागत है। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मिशन मेरिट का पहला पार्ट कक्षा 12 इतिहास। जो प्रश्न बैंक है 2021, ये सारे प्रश्न बैंक जो राजस्थान बोर्ड द्वारा ही क्या किए गए, जारी किए गए हैं। विद्यार्थियों का जो रिजल्ट है, रिजल्ट को अच्छा रखने के लिए यानी रिजल्ट के उन्नयन के लिए जारी किए गए हैं, ताकि सभी विद्यार्थी अच्छी तरीके से अच्छे मार्क्स प्राप्त करें। पिछली बार भी मैंने ऐसा ही मिशन मेरिट यानी जो प्रयास नाम से सरकार जारी करती है उसका सॉल्यूशन करवाया था, और उसमें मैंने 50% बताया था, लेकिन उसमें 65% के आसपास क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो इस वाला भी बड़ा महत्वपूर्ण है, और उसमें भी सारे निबंधात्मक प्रश्न इसी में से आए थे। तो इसमें भी आप निबंधात्मक इसी में से तैयारी करें, क्योंकि बहुत सारे इस बार कोरोना की वजह से ये लगभग 70% के आसपास आपके रहने वाला है, यानी 70% मार्क्स के क्वेश्चन आपके इसी मॉडल पेपर जो प्रश्न बैंक इसके अंदर आएंगे। इस आज के पार्ट में मैं सिर्फ वस्तुनिष्ठ प्रकार के जो प्रश्न हैं, इसमें 90 प्रश्न हैं, इसका एक या दो पार्ट के अंदर, या तो इस एक पार्ट के अंदर इसका सॉल्यूशन करेंगे, अगर एक पार्ट में नहीं हुआ तो दो पार्ट में 45 क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर लेंगे। इसके बाद जो वन लाइनर क्वेश्चन है उसका भी मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। और बाकी इस प्रश्न बैंक को आपको देखना है तो आपको गूगल पर सर्च करें कबीर क्लासेस 58। आप चाहे हिंदी में या इंग्लिश में कैसे भी सर्च करें कबीर क्लासेस 58, और फिर ब्लॉग का लोगो देखकर उस ब्लॉग पर जाएं, कबीर क्लासेस 58.blogspot.com में उस पर जाएं, और वहाँ पूरा ये पेपर आप कंप्लीट रूप से प्राप्त कर सकते हो। इसके अलावा उस ब्लॉग पर आपके कक्षा 12 भूगोल का, कक्षा 12 इंग्लिश अनिवार्य का यानी कंपलसरी का, इसके अलावा हिंदी अनिवार्य का, ये सारे प्रश्न बैंक आप प्राप्त कर सकोगे। अगर इस वीडियो को कक्षा 10 के विद्यार्थी देख रहे हैं या कक्षा 8 के विद्यार्थी, तो उनके भी प्रश्न बैंक और जो मॉडल पेपर है वो इसी ब्लॉग पर मैंने अपलोड कर दिए, तो वहाँ जाकर के आप ज़रूर देख लें। तो इसको हम सॉल्यूशन प्रारंभ करते हैं। इसके लिए आप क्या करें, जैसे इस वीडियो को देखने बैठे अपने पास एक कॉपी ले लें, एक पेन ले लें, और फटाफट आप नंबरिंग करके ही रखें। इसमें 45 प्रश्नों का सॉल्यूशन हम लगभग देखेंगे। अगर समय ज़्यादा रहा तो 90 प्रश्न भी पूरे देख लेंगे। तो इसके लिए आप 90 प्रश्नों का एक पूरा चार्ट बना लें, और फिर जैसे जैसे ये वीडियो के अंदर प्रश्न आपके सामने आते जाए आप उसके अंदर अपना सही उत्तर देते रहे। मैं साथ साथ में उत्तर भी दूंगा, तो बाद में आप उसका सही गलत का क्या कर सकते हो, मूल्यांकन भी कर सकते हो। तो प्रश्न संख्या आपके सामने पहला आ चुका है कि सर्वाधिक प्राचीन वेद कौन सा है। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। तो सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। तो ऋग्वेद बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऋग्वेद में है क्या, देवताओं की स्तुतियाँ सूक्तों के माध्यम से की गई है, यानी ये ज्ञान और आध्यात्मक से संबंधित। इसमें 10 मंडल है, 1028 सूक्त है, और 10,580 के आसपास क्या है मंत्र, यानी ये चंदों में रचा हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण है, इसी ऋग्वेद के 10वें मंडल के जो पुरुष सूक्त हैं उसमें चारों वर्णों का क्या मिलता है, वर्णन मिलता है। चारों वर्णों का वर्णन उसके अंदर मिलता है। आयुर्वेद जो इसका उपवेद है। अगला हम क्वेश्चन संख्या 2 देखेंगे। क्वेश्चन संख्या 2 है, आर्यों द्वारा गाई जाने वाली सामग्री किस वेद के अंदर प्राप्त होती है। पूछा आर्यों द्वारा गाई जाने वाली, तो ऋग्वेद है, सामवेद, अथर्ववेद या यजुर्वेद। तो हमें पता है कि अभी मैंने आपको बताया ऋग्वेद में देवताओं की, है ना, किसके लिए, देवताओं की स्तुतियाँ किसके अंदर हैं, सूक्तों के माध्यम से यानी चंदों के द्वारा लिखी गई है, तो ये नहीं होगा। दूसरा सामवेद, तो ये होगा। आर्यों द्वारा गाई जाने वाली जो सामग्री है वो किस में मिलती है, सामवेद। सामवेद क्या है, काव्यात्मक ऋचाओं का संकलन है, यानी इसमें गाई जाने वाली सामग्री। अथर्ववेद के अंदर, तो अथर्ववेद तो क्या है, आपके औषधि प्रयोग है, शत्रुओं का दमन, तंत्र मंत्र आदि लौकिक जीवन से संबंधित विषय इसके अंदर हमें प्राप्त होते। बाकी यजुर्वेद क्या है, यजुर्वेद के अंदर यज्ञों, कर्मकांडों और अनुष्ठान पद्धतियां हैं उनका वर्णन मिलता है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा सामवेद। अगला तीसरा है कि वेदांग साहित्य के कितने भाग है। पूछा है, बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है आपके कि वेदांग जो साहित्य उसके कितने भाग हैं। 10 हैं, 4 हैं, 6 हैं या 2 हैं।
तो देखो सबसे पहले हम देख लेते हैं वेदांग है क्या। तो वैदिक साहित्य को जो ठीक तरीके से समझने के लिए वेदांग साहित्य की क्या की गई रचना, यानी जिस साहित्य को वैदिक साहित्य को ठीक तरीके से समझने हेतु रचा गया वो साहित्य क्या कहलाता, वेदांग। तो ये कितने हैं, 6 हैं। कौन से, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिषी। सारा मैंने कंप्लीट रूप से आपको समझा रखा है। आप चैनल पर जाकर के कक्षा 12 हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जा लिए, वहाँ 1 से 7 पूरे अध्याय आपको अच्छी तरीके से मैंने समझाए हुए। और पिछले साल के भी कुछ मॉडल पेपर, मिशन मेरिट, उसमें भी काफ़ी अच्छे मैंने इसी प्रकार से क्वेश्चन बता रखे हैं। अगला है प्रश्न संख्या 4 आपके सामने, कि सर्वाधिक प्राचीन पुराण किसे माना जाता। पूछा है कि सबसे प्राचीन पुराण किसे माना जाता है। मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, मार्कंडेय पुराण या फिर आपके वायु पुराण को, तो किसको माना जाता है। तो सबसे पहले देखो पुराण है क्या ये समझ लेते। पुराण का एक अर्थ देखेंगे तो पुराण का अर्थ होता प्राचीन आख्यान। कैसा होता है, प्राचीन आख्यान होता है। अगर हम इसकी परिभाषा देंगे पुराणों की तो क्या है, अतीत के तथ्यों, सिद्धांतों, शिक्षाओं, नीतियों, नियमों व घटनाओं का विवरण प्रस्तुत करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, पुराण कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं हम, पुराण। तो यहाँ पूछा सर्वाधिक प्राचीन, तो सबसे प्राचीन आपके कौन सा होगा, मत्स्य पुराण। बड़ा ही महत्वपूर्ण पुराण है। पुराणों के अंदर आपको पता होना चाहिए 5 विषय होते हैं। कितने विषय होते हैं, 5। सर्ग हैं, प्रतिसर्ग हैं, वंश है, मनवंतर है और वंशानुचरित्र। ये प्रश्न कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने वालों के लिए भी बड़े महत्वपूर्ण है, चाहे वो अभी रिट की, पटवार की या फर्स्ट ग्रेड की या कॉलेज लेक्चर की, सारी जिस भी भर्ती उन सबके लिए बड़े ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न आपके सामने प्रश्न संख्या 5 आ चुका है। त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वैदिक या ब्राह्मण धर्म। पूछा आपसे त्रिपिटक, यानी 3 है इसके अंदर। तो देखो त्रिपिटक का सबसे पहले अर्थ हम समझ लेते हैं। इसका मतलब होता है 3 टोकरियाँ। कैसी टोकरियाँ, इसलिए पिटक का मतलब होता है टोकरियाँ, त्रि का मतलब 3 टोकरी। अब देखो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। कौन से धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से। यानी बौद्ध साहित्य के सबसे प्राचीनतम जो ग्रंथ है वो ये है त्रिपिटक। तीनों के नाम क्या है, सुत्त पिटक है, विनय पिटक है और अभिधम्म पिटक है। और बौद्ध साहित्य आपके कौन सी भाषा में लिखा गया, अधिकतर जो बौद्ध साहित्य आपके पाली भाषा के अंदर लिखा गया है। अगला देखेंगे बुद्ध चरित्र और चौधरानंद जो काव्य है, इसके लेखक कौन है। अश्वघोष है, भद्रबाहु, महात्मा बुद्ध या आनंद। तो बिल्कुल ही आपको अच्छी तरीके से मैंने पढ़ा रखा है कि इसको देखते ही आपके दिमाग में आ गया होगा। तो इसके कौन है, अश्वघोष। तो इनमें वर्णन किसका है, इन दोनों में ही बुद्ध के जीवन चरित्र और उनकी शिक्षाओं का वर्णन है, ठीक है। और विशेषकर अगर हम चौधरानंद महाकाव्य की बात करें तो इसके अंदर जो चौधरानंद महाकाव्य, इसके अंदर बुद्ध के भाई जो नंद या नंदी और उसकी पत्नी जो सुंदरी है, उसकी कहानी का इसके अंदर क्या है, उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन संख्या 7 है। चंद्रगुप्त मौर्य का विवरण किस जैन ग्रंथ में मिलता है। भद्रबाहु चरित, पृष्ठ पर्वन, कल्प सूत्र या भगवती सूत्र के अंदर मिलता है। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है कि पूछा आपसे क्या है, उस क्वेश्चन को देखना है कि चंद्रगुप्त मौर्य का विवरण किस जैन ग्रंथ के अंदर मिलता है। तो हम देखेंगे वो किस में मिलता है, भद्रबाहु चरित्र के अंदर। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन की अंतिम घटनाओं का वर्णन है, जिसमें उसके अंतिम समय में मगध में क्या पड़ जाता, अकाल पड़ जाता, और इसके बाद में वो दक्षिण भारत चले जाते हैं भद्रबाहु के साथ में जो जैन साधु होते हैं, और उनके ही प्रभाव से, ये भद्रबाहु ने लिखा है भद्रबाहु चरित्र, तो उनके ही प्रभाव से चंद्रगुप्त मौर्य फिर जैन बन जाते हैं और अंतिम समय में श्रवण बेलगोला के अंदर उपासना पद्धति द्वारा अपने शरीर का त्याग कर देते हैं। अगला है क्वेश्चन संख्या 8वां, कि आगम साहित्य का संबंध किस धर्म से। यहाँ ये थोड़ा ध्यान रखना, किस धर्म से है आगम साहित्य का। जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, वैदिक या ब्राह्मण धर्म से। तो देखो जैन साहित्य उसका किससे संबंध है, आगम साहित्य से। तो आगम साहित्य किससे, जैन धर्म से। और आगम साहित्य अधिकतर किस भाषा में लिखा गया, प्राकृत भाषा में। आगम में है क्या, 12 अंग है, 12 उपांग है, 10 प्रकीर्ण, 6 सेदी सूत्र, 1 नंदी सूत्र, 1 अनुयोगदार और 4 मूल सूत्र इसमें क्या है, शामिल हैं। अगला है क्वेश्चन संख्या 9, कश्मीर का इतिहास जानने के लिए आप कौन सा ग्रंथ पढ़ना चाहोगे। अर्थशास्त्र पढ़ोगे, राजतरंगिणी, हर्षचरित्र या
भगवती सूत्र। क्या पढ़ोगे आप? तो कश्मीर का इतिहास जानने के लिए आप किसको पढ़ोगे? राजतरंगिणी को। इसकी रचना किसने की? कल्हड़ ने की है 1150 ईस्वी के आसपास, जिसमें कश्मीर का प्राचीन समय से लगाकर 12वीं शताब्दी तक के इतिहास का इसके अंदर वर्णन है। अर्थशास्त्र क्या है? इसकी रचना कौटिल्य ने की है, जिसमें तत्कालीन राज प्रबंध है, अर्थव्यवस्था, सामाजिक और धार्मिक जीवन का विस्तृत विवरण मिलता है। जबकि हर्षचरित्र, तो हर्षचरित्र की रचना किसने की? बाणभट्ट ने की है। तो इस समय जो हर्षवर्धन का समय काल था और हर्षवर्धन का जो चरित्र है उसके ऊपर इसने क्या लिखा, इसमें वर्णन किया। भगवती सूत्र ये एक जैन ग्रंथ है जिसमें महावीर स्वामी व तत्कालीन घटनाओं का वर्णन है। इसके अलावा इस भगवती सूत्र के अंदर 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के जो उत्तर भारत के अंदर जो 16 महाजनपद थे, उन 16 महाजनपदों का हमें क्या मिलता है, इसमें वर्णन मिलता है। और जो एक और बताना चाहूँगा, ये हर्ष, चलो ये आगे देख लेंगे। अगला है अर्थशास्त्र का लेखक कौन है? अर्थशास्त्र पूछा है तो अर्थशास्त्र का लेखक कौन है? चाणक्य, बाणभट्ट, जयसिंह या जयानक है। तो कौन है अर्थशास्त्र का लेखक? चाणक्य। चाणक्य की अन्य नाम है कौटिल्य, विष्णुगुप्त आदि इसी के ही नाम हैं। इसके बारे में मैंने वर्णन या कर दिया प्रश्न संख्या 9 के अंदर। तो बाणभट्ट फिर देखते हैं। तो मैंने अभी कहा था बाणभट्ट ने क्या लिखा था? ये हर्षचरित्र लिखा था। इसके अलावा बाणभट्ट ने एक और ग्रंथ लिखा था, कादम्बरी नामक भी ग्रंथ लिखा था। और ये हर्षचरित्र बाणभट्ट द्वारा लिखित ये ऐतिहासिक कथानक की दृष्टि से संस्कृत का क्या है? सर्वाधिक प्राचीनतम यानी सबसे प्राचीन ग्रंथ। किसकी? ऐतिहासिक कथानक से संबंधित संस्कृत का सबसे क्या है? प्राचीन ग्रंथ है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखेंगे आगे क्वेश्चन संख्या 11 इसी हर्षचरित्र से संबंधित है। तो अब मैंने बता ही दिया, तो इसका आपका सही आंसर होगा बाणभट्ट। अगला क्वेश्चन आ गया अब जयानक से संबंधित। तो जयानक ने क्या लिखा था? पूछा है कि जयानक ने हर्षचरित्र लिखा, अर्थशास्त्र लिखा, पृथ्वीराज विजय या हमीर। तो आपको ध्यान रखना, आपके नाम दिमाग में इन दोनों के बारे में मैंने बता दिया। और हमीर एक शासक थे, ये कोई ग्रंथ नहीं है। और वैसे हमीर के नाम पर ग्रंथ, हमीर महाकाव्य आदि इस नाम से, ऐसे हमीर रासव वगैरह इस तरीके से लिखे गए। तो इन दोनों के बारे में बता चुका। तो इसका सही आंसर ये पृथ्वीराज विजय होगा। पृथ्वीराज विजय के अंदर चौहान शासक जो पृथ्वीराज तृतीय था उसके बारे में जानकारी हमें प्राप्त होती है। बाकी जो हमीर महाकाव्य है, या महाकाव्य होना चाहिए, हमीर जो महाकाव्य है, इस महाकाव्य की रचना नयन चंद्र सूरी ने की। इसमें रणथंभौर का जो शासक था हमीर, उसके बारे में क्या मिलता है? हमें वर्णन मिलता है। अगला आपके सामने ग्रंथ आ चुका है जिसका नाम है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी मतलब इसमें 8 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 8 अध्याय। तो इसकी रचना किसने की है? पाणिनि ने की है, पतंजलि ने की है, या विशाख दत्त ने की है? किसने की है? तो देखो अष्टाध्यायी लेखक बहुत ही महत्वपूर्ण लेख कृति है। इसके अंदर मौर्य काल से पूर्व की भारत की जो स्थिति है उस स्थिति का हमें वर्णन प्राप्त होता है। और इस ग्रंथ के अंदर हमें किसकी जानकारी, किसने लिखा है? इसमें पाणिनि ने लिखा है। अगला ग्रंथ है 14वां क्वेश्चन संख्या शूद्रक। शूद्रक ने किसकी रचना की थी? मृच्छकटिकम की थी, नीतिसार की थी, अष्टाध्यायी की थी, या मालविकाग्नि मित्रम की थी? तो आपको पता होना चाहिए कि शूद्रक ने किसकी की रचना की थी। शूद्रक एक महत्वपूर्ण लेखक हुए हैं जिन्होंने आपकी किसकी रचना की है? मृच्छकटिकम नामक ग्रंथ है उसकी रचना की। ये 10 अंकों के अंदर प्रकाशित है। इसमें हमें गुप्तकालीन न्याय व्यवस्था, सामाजिक जीवन, नगर व्यवस्था, विशेष करके इसमें हमें जुआरी और वेश्याओं का जो जीवन है उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। जबकि नीतिसार नामक ग्रंथ कामदक ने लिखा है। और ये ग्रंथ किसके ऊपर? जो कौटिल्य है, कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है उसके जो सारभूत सिद्धांत है उस सिद्धांतों का प्रतिपादन इसमें कामदक ने किया है। अगला जो ग्रंथ है अष्टाध्यायी, इसकी रचना आपके पतंजलि ने की है। और इसके अंदर हमें चुंग वंश का इतिहास और यवन जो आक्रमण है उसकी हमें जानकारी प्राप्त होती है। चलो मालविकाग्नि मित्रम का हम डिस्कस अगले क्वेश्चन में करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। मालविकाग्नि मित्रम का लेखक कौन है? पाणिनि है, पतंजलि है, कालिदास है, तो विशाखदत्त। तो ये तो नहीं होंगे, तो फिर कौन रहा पीछे? कालिदास। अब मालविकाग्नि मित्रम है क्या, उसके बारे में हम थोड़ा सा आपके साथ में डिस्कस करेंगे।
बड़ा ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है मालविकाग्नि मित्रम। तो इस ग्रंथ के अंदर हमें किसके बारे में जानकारी, अब तक तो आपके दिमाग में आ चुका होगा कि इस ग्रंथ में किसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो ये कालिदास ने लिखा है, जिसको भारत का कवि भी कहा जाता है, महाकवि के नाम से भी इनको दर्जा दिया गया है। इसका 5 अंकों के अंदर ये प्रकाशन किया गया है। इसमें चुंगकालीन भारत की स्थिति और चुंग यवन जो संघर्ष हुआ उस संघर्ष की हमें इसमें क्या मिलती है, जानकारी हमें प्राप्त होती है। अगला ग्रंथ है वृहत कथा मंजरी। कौन सा ग्रंथ है? वृहत कथा मंजरी नामक ग्रंथ है। तो वृहत कथा मंजरी नामक ग्रंथ का लेखक पूछा है, तो लेखक कौन होगा? इसमें पाणिनि होगा, पतंजलि होगा, क्षेमेंद्र होगा या सोमदेव होगा। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि इसका लेखक कौन है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा क्षेमेंद्र, यानी इसकी रचना किसने की है? वृहत कथा मंजरी की क्षेमेंद्र की। इसमें वर्णन क्या है? इसमें कहानियों द्वारा मौर्यकालीन, ध्यान रखना, मौर्यकालीन सांस्कृतिक और सामाजिक दशा का वर्णन है। सोमदेव ने कौन सा ग्रंथ लिखा है? कथा सरित सागर लिखा है। इसके अलावा पतंजलि और पाणिनि के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। अगला आपके जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन संख्या है 17। तो क्वेश्चन संख्या 17 क्या कहता है? प्राचीन तमिल साहित्य को क्या कहा जाता? संगम साहित्य कहा जाता है कि आगम साहित्य कहा जाता, उपांग साहित्य या वेदांग साहित्य कहा जाता, क्या कहा जाता? तो प्राचीन जो तमिल साहित्य को संगम साहित्य। अब संगम का मतलब क्या है? तो तमिल विद्वानों की जो सभाएं हुई थी उसको हम संगम कहते हैं। ऐसी 3 सभाएं हुई थी, जिन 3 सभाओं के अंदर इन साहित्य का क्या किया गया? संकलन किया गया, इनको लिखा गया, और इसी कारण हम इस तमिल साहित्य को क्या कहेंगे? संगम साहित्य के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन संख्या 18 है, पृथ्वीराज रासो का लेखक कौन है? सूर्यमल मिश्रण है या नैणसी है या बांकीदास है या चंद्रवरदाही है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण आपके सामने, और ये बहुत ही भारतीय जो परिदृश्य है उस परिदृश्य का ही बड़ा महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो। तो इसकी रचना किसने की है? आपके चंद्रवरदाई। चंद्रवरदाई पृथ्वीराज रासो के जो नायक हैं, पृथ्वीराज थर्ड या पृथ्वीराज चौहान थर्ड, जो अजमेर के चौहान शासक होते हैं उसके मित्र भी थे। तो इसमें पृथ्वीराज चौहान का जो जीवन चरित्र है उसके बारे में उन्होंने लिखा है। बाकी सूर्यमल मिश्रण जो वंश भास्कर जो ग्रंथ है उसके रचनाकार हैं, जिसके अंदर हमें बूंदी और उत्तरी भारत का इतिहास तथा राजस्थान के अंदर जो मराठा विरोधी भावना उसकी जानकारी मिलती है। जबकि नैणसी ने नैणसीरी ख्यात नामक ग्रंथ लिखा, जिसमें राजस्थान का जो संक्षिप्त इतिहास है उसका वर्णन है। जबकि बांकीदास ने बांकीदासरी ख्यात नामक ग्रंथ लिखा, जिसमें जोधपुर राज्य के इतिहास की हमें क्या मिलती है? जानकारी प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन संख्या 19, इंडिका। इंडिका किस भारतीय शासक के दरबार का वर्णन है? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार का वर्णन है, या हर्ष के दरबार का है, या कृष्णदेव राय के दरबार का है, या कुंभा के दरबार का है? तो आपको जानते ही इंडिका का सबसे पहले आपको लेखक, तो चलो अगले क्वेश्चन में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन ये मौर्य साम्राज्य से संबंधित, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य। बाकी ये हर्ष कृष्णदेव राय ये तो विजयनगर के शासक थे। हर्षवर्धन जो पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश के थे, और कुंभ आपके मेवाड़ के अंदर जो गुहिल वंश है उसके शासक हुआ करते थे। तो चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, इंडिका का लेखक कौन है? मेगस्थनीज, स्ट्रेबो, प्लिनी या एरियन है? तो इंडिका का लेखक कौन है? मेगस्थनीज, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ही राजदूत के रूप में रहा था, और अधिकतर इसी मेगस्थनीज ने अपनी इंडिका के अंदर मौर्यकालीन प्रशासन, नगरीय व्यवस्था आदि का इसके अंदर क्या किया? बड़ा ही महत्वपूर्ण वर्णन किया। अगर हम देखते हैं कि इस विदेशी लेखों के अंदर तो सबसे महत्वपूर्ण हमें मेगस्थनीज ही मिलता है, जिसमें महत्वपूर्ण जानकारी वैसे मैं बताई, फिर से आपको थोड़ा रिवीजन कर देता हूँ कि इसमें चंद्रगुप्त मौर्य की प्रशासन, समाज और आर्थिक स्थिति का वर्णन करता है। इसमें ये बताता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय भारत का जो समाज है वो 7 भागों में क्या हुआ था? बंटा हुआ था। इसके अलावा बाकी भी महत्वपूर्ण है, जैसे स्ट्रेबो ने भूगोल नामक ग्रंथ लिखा था, स्ट्रेबो का भूगोल, जो प्रथम सदी ईस्वी में भारत की चंद्रगुप्त मौर्य के समय की प्रशासनिक और आर्थिक जो जानकारी वो इसमें देता। और अगला प्लिनी, जिसका पूरा नाम प्लिनी द एडलर है, इसने नेचुरल हिस्ट्री नामक ग्रंथ लिखा। इसमें भी पहली सदी ईस्वी के अंदर भारतीय पशुओं, पौधों, खनिज पदार्थों आदि का वर्णन है। ऐसे ही जो एरियन है ये भी एक महत्वपूर्ण
जो लेखक हुआ जिसने इस इंडिका है मेगास्थनीज की, इस इंडिका के काफ़ी सारे वाक्य, क्योंकि मूल रूप से इंडिका अभी उपलब्ध नहीं है, तो एरियन आदि इन स्ट्रेबो आदि के वर्णनों से हमें क्या होती है, इसकी जानकारी प्राप्त होती है। अगला जो हम देखेंगे वो प्रश्न है 21वां, हर्षवर्धन या मात्रा है इसके ऊपर। तो हर्षवर्धन के समय आने वाले चीनी यात्री का क्या नाम था? हर्षवर्धन के समय जो भारत आया था चीनी यात्री, उसका नाम क्या था? हवेनसांग था, इसिंग था, फाइयान था या सुंग युंग था? तो इसका जो सही आंसर होगा हवेनसांग होगा। हवेनसांग जो हर्षवर्धन के शासनकाल में यानी 629 से 644 ईस्वी तक ये भारत के अंदर रहा था, और इसने एक महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी है सीयू की, जिसमें सीयू की पुस्तक में ही इसने समकालीन भारत की स्थिति का वर्णन किया, और इसे यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। ये नालंदा विश्वविद्यालय में इसने अध्ययन और अध्यापन भी करवाया था, तो बड़ा ही महत्वपूर्ण ये उस समय के भारतीय इतिहास की जानकारी के लिए लिखा है। वैसे बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए आया था। अगला है इत सिंह। तो इत सिंह भी बड़ा ही महत्वपूर्ण इस समय का क्या हुआ था, जो चीनी यात्री था, ये 672 ईस्वी से 688 ईस्वी तक इसने क्या की थी, भारत की यात्रा की थी, यानी भारत का भ्रमण किया था। इसने भी जो नालंदा और विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय उसमें अध्ययन किया था, और भारतीय संस्कृति और जो समाज है उस समाज के बारे में भी इसने क्या किया था, वर्णन किया था। अगला फाइयान है। तो ये गुप्त काल के समय आया था। गुप्त काल का इस समय शासक था चंद्रगुप्त द्वितीय। इसके समय 399 ईस्वी से 414 ईस्वी तक ये भारत में रहा था, और इससे भी हमें क्या मिलती है, गुप्तकालीन जो इतिहास है उसकी ही हमें क्या मिलती है, जानकारी हमें प्राप्त होती है। तो इस तरीके से ये कुछ महत्वपूर्ण जो चीनी लेखक थे जो उस समय भारत की यात्रा पर आए थे। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय की जानकारी किस चीनी यात्री की पुस्तक से मिलती है? वैसे हमने अभी अभी आपको बताया कि हवेनसांग और इस सिंह ये दोनों ही नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था, वहाँ से संबंधित रहे थे। लेकिन हवेनसांग ने अपनी जो पुस्तक है सीयू की, इसमें नालंदा जो विश्वविद्यालय उसके बारे में इसने क्या किया, वर्णन किया है। अगला महत्वपूर्ण ग्रंथ है तारिक उल हिंद। इसका लेखक कौन है? तो अल-ब्रूनी है, या हवेनसांग है, या सुलेमान है, या निजामी है? तो इसका लेखक कौन है? तो ये देखो, तारिक उल हिंद एक अरबी ग्रंथ है या अरबी साहित्य कह सकते हो, महत्वपूर्ण है। तो इसके अंदर इन्होंने जो उस समय के भारतीय समाज और संस्कृति का वर्णन किया है, जिसके लेखक कौन है? अल-ब्रूनी। अल-ब्रूनी बहुत ही महत्वपूर्ण लेखक हुए हैं जिन्होंने भारतीय समाज और संस्कृति का, अगर कोई ग्रंथ ऐसा है जो बिना विद्वेषपूर्ण कोई मुस्लिम साहित्य लिखा गया तो प्रारंभिक ये तारिक उल हिंद ही है। अगला ग्रंथ है 24वां, वो है आपके सचनामा। सचनामा में किसके इतिहास का वर्णन मिलता है? पंजाब के इतिहास का है, बंगाल के, सिंध के, या मराठा इतिहास का वर्णन है? तो इस सचनामा के अंदर आपके किसके इतिहास का वर्णन है? सिंध के, जो उस समय के तत्कालीन जो सिंध था उसके इतिहास का वर्णन है। अरबों से संबंधित है, जो अरबों ने सिंध पर आक्रमण किया था तो उससे ये संबंधित है। अगला है हाथी गुफा अभिलेख किस शासक से संबंधित हैं? खारवेल से हैं, अशोक से हैं, चंद्रगुप्त मौर्य से, या हर्ष से? तो आपको यहाँ ध्यान होना चाहिए कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन ये किससे संबंधित है? ये आपके खारवेल। खारवेल कहाँ के शासक थे? कलिंग के उस समय के शासक थे, और कलिंग के शासक खारवेल से ही ये क्या हैं, संबंधित हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसे अभिलेख हैं। फिर अशोक के तो बहुत सारे अभिलेख मिले, जिसमें 14 तो वृहद अभिलेख हैं। इसके अलावा चंद्रगुप्त मौर्य और हर्ष, तो इन सबसे ये संबंधित नहीं है। चंद्रगुप्त के तो कोई अभिलेख हमें प्राप्त नहीं होते। अगला है रुद्रदमन। रुद्रदमन का अभिलेख कहाँ स्थित है? जूनागढ़, नासिक, गया, या भीतरीगांव में? तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान रखना चाहिए कि ये जो जूनागढ़ अभिलेख है, जूनागढ़ गुजरात के अंदर है। रुद्रदमन का अभिलेख कहाँ पर स्थित है? जूनागढ़ गुजरात के अंदर। बड़ा ही महत्वपूर्ण अभिलेख। इस एक ही अभिलेख पर अशोक का भी यहाँ अभिलेख स्थित है। इसके अलावा गुप्त शासक स्कंद गुप्त है, उसका भी अभिलेख यहाँ पर अवस्थित है। जो चंद्रगुप्त मौर्य, उसकी चंद्रगुप्त नाम से जो प्राचीनतम संज्ञा है वो इसी अभिलेख से हमें प्राप्त होती है। सुदर्शन झील का भी जानकारी इससे मिलती है। तो भारतीय इतिहास की जानकारी का बड़ा महत्वपूर्ण ये स्रोत है।
अगला है समुद्रगुप्त से संबंधित प्रशस्ति, जूनागढ़, नासिक, गया और भीतरी गांव। देखो आपका ध्यान हमेशा प्रयाग प्रशस्ति पर आएगा, और वैसे इनमें से ऐसा वर्णन नहीं आपके इसके अंदर समुद्रगुप्त की जो प्रयाग प्रशस्ति उसी का ही वर्णन है। तो ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन इसमें डाला गया है, लेकिन आपको कोई दिक्कत नहीं इसमें है गया भी, क्योंकि आपके एग्जाम में ऐसे सिलेबस से हटकर क्वेश्चन नहीं आएंगे। अगला है क्वेश्चन संख्या 28 कि वीणाधारी और व्याघ्र निहंता वाले सिक्के किस शासक के, चंद्रगुप्त मौर्य के, हर्ष के, अशोक के या समुद्रगुप्त के। तो आपके सामने लगभग इसकी जानकारी हो गई होगी कि ये किसके हैं, समुद्रगुप्त के हैं, जिससे उसके संगीत में रुचि और शौर्य का विवरण हमें प्राप्त होता है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन संख्या 29, लेखयुक्त मुद्रा किन शासकों ने क्या की थी, जारी की थी। वैसे तो ये तीसरे पार्ट से रिलेटेड है जो हटा दिया गया, लेकिन जो पहला पार्ट है ना जिसके अंदर सिक्के, मुद्राएं और स्मारक है उससे संबंधित है, इसलिए इसके अंदर आपके दिया गया है। तो वो कौन सा गुप्त शासक है, वर्धन शासक, हिंदी एवं शासक या मौर्य शासक। तो इसमें आपके होगा हिंदी एवं शासकों ने सबसे पहले लेख युद्ध मुद्राएं क्या की थी, जारी की थी। इससे पहले भारत के अंदर जो पंचमार्क या जिसको आहत सिक्के कहते हैं वो चलन के अंदर थे। अगला है क्वेश्चन संख्या 30। तो क्वेश्चन संख्या जो 30 है वो आपके हैं देवगढ़ या भीतरी गांव के जो मंदिर हैं उन मंदिरों का संबंध आपके किससे हैं, गुप्त शासकों से हैं कि या वर्धन शासकों से हैं या हिंद एवं शासकों से या मौर्य शासकों से, किस शासकों से ये संबंधित हैं। तो हम जानते हैं कि देवगढ़ और या भीतरी गांव के बहुत, देवगढ़ का दशावतार मंदिर, भीतरी गांव का लक्ष्मण मंदिर बहुत ही महत्वपूर्ण मंदिर है। तो हमें सीधा सा पता है कि पहले मंदिर नहीं हुआ करते, मंदिर किस काल के अंदर बनने प्रारंभ हुए, तो गुप्त काल में। तो सीधी सी बात है इसकी मंदिरों का संबंध किससे है, गुप्त शासकों से ही है। इससे पहले भारतीय परिदृश्य में मंदिर नहीं होते थे, और देवगढ़ का दशावतार मंदिर से ही हमें जो शिखर मंदिरों के ऊपर बनते थे उसकी जानकारी हमें मिलती है। अगला क्वेश्चन संख्या 38 है, गोदीवाड़ा मिला है। गोदीवाड़ा हमें कहाँ पर मिला, गोदीवाड़ा यानी डॉकयार्ड, जो कि एक बंदरगाह का एक क्या होता था, पार्ट होता था, ये भाग होता था। तो ये हमें कहाँ से मिला है, क्या मोहनजोदड़ो से मिला है, कालीबंगा से मिला, लोथल से या रंगपुर से। तो ये कहाँ से हमें प्राप्त हुआ है, लोथल से। अगला बंदरगाहों से संबंधित क्वेश्चन है, पूछा है कि सोपारा और भृगुकसु बंदरगाह भारत के किस तट पर थे, पूर्वी तट, पश्चिमी तट, उत्तरी तट या दक्षिणी तट पर। तो सोपारा आपके महाराष्ट्र के अंदर, भृगुकसु आपके जिसको भड़ोस कहते हैं आज, और वो कहाँ पर है, अपने गुजरात के अंदर। ये नाला सोपारा जो वर्तमान में है महाराष्ट्र में वहीं स्थित है। तो ये किस तट से संबंधित हो गए, पश्चिमी तट से संबंधित हो गए। अगला क्वेश्चन संख्या 33 है कि विशाल स्नानागार कहाँ पर मिला है, बड़ा ही महत्वपूर्ण है विशाल स्नानागार। तो आपके ये जो विशाल स्नानागार कहाँ से मिला, लोथल से, हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से या रंगपुर से। तो ये आपके मिला है मोहनजोदड़ो से। तो मोहनजोदड़ो का ये बहुत ही महत्वपूर्ण भवन है, इसके अंदर ईंटों की सीढ़ियाँ बनी हुई है, 3 तरफ बरामदे बने हुए हैं, और फर्श और दीवारों में भी ईंटों का प्रयोग किया, और पास में एक कुएं की भी अवशेष मिले, जिससे इस जो स्नानागार है उसके अंदर क्या मिलती थी, जल के स्रोत की जानकारी मिलती थी। इसके उत्तर की ओर छोटे छोटे 8 स्नानागार बने हुए हैं, और ये प्राचीन भारत के अंदर जो पवित्र जल स्नान है उसका भी हमें क्या मिलता है, यहाँ से शासकीय लोथल से क्या मिला है, अभी हमने पढ़ा गोदीवाड़ा मिला है, ठीक है। और हड़प्पा से आपके विशाल अनागार भी मिला है, और भी बहुत सारी जानकारी हड़प्पा से मिली है। तो अगला हम देखेंगे विशाल अनागार। प्रश्न, विशाल अनागार ऑप्शन लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और कालीबंगा। तो यहाँ देखेंगे, देखो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों से ही विशाल अनागार हमें प्राप्त हुए हैं, लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ विशाल, वैसे तो ये क्वेश्चन में ऑप्शन यह होना चाहिए, अ या ब, दोनों ब या स, एक ऑप्शन या धोलावीरा की जगह ये होना चाहिए, लेकिन चलो नहीं दिया तो यहाँ दोनों जगह से। और विशाल की अगर ऐसे बात कर ले तो वो तो हड़प्पा से मिला, हड़प्पा वाला बहुत बड़ा है, और 2 पंक्तियों में 6-6 के जो खंडों के अंदर स्थित हैं, है ना, दोनों एक दूसरे से 23 फीट की चौड़ाई पर हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो रावी नदी के तट पर स्थित हैं। इसके अलावा जो मेसोपोटामिया के नगरों के अंदर भी इस तरीके के जो अनागार वो प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन संख्या 35 है कि विशाल स्टेडियम कहाँ पर स्थित है। कैसा स्टेडियम पूछा है इन्होंने कि विशाल स्टेडियम कहाँ पर है, लोथल में है कि धोलावीरा में कि मोहनजोदड़ो या रंगपुर के अंदर स्थित हैं। तो देखो लोथल में तो क्या था, हमने देख लिया कि गोदीवाड़ा था,
तो ये किस में होगा, धोलावीरा के अंदर। विशाल स्टेडियम किस में, धोलावीरा। बाकी मोहनजोदड़ो में हमने देख लिया था कि विशाल स्नानागार स्थित है। अगला क्वेश्चन संख्या 36 है, नर्तकी की कांस्य मूर्ति किस स्थान से संबंधित है? सिंधु घाटी सभ्यता से, वैदिक सभ्यता से, ब्राह्मण या गुप्त सभ्यता से? तो हमें पता है कि गुप्त सभ्यता से बिल्कुल नहीं है, ब्राह्मण सभ्यता से भी नहीं है, वैदिक से नहीं, तो कौन सा होगा, सिंधु घाटी सभ्यता से। जो हमें कहाँ से मिली है, मोहनजोदड़ो से हमें प्राप्त हुई है। जो कांस्य की नर्तकी की मूर्ति बड़ी महत्वपूर्ण मूर्ति है, जो 11.5 सेंटीमीटर ही ऊंचाई की अवस्थित है। वर्तमान के अंदर दिल्ली संग्रहालय के अंदर ये मौजूद हैं। अगला है, जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले। कैसे साक्ष्य, जूते हुए खेत के? तो कालीबंगा से मिले, मोहनजोदड़ो से, या हड़प्पा से, या रंगपुर से। तो कहाँ से ये प्राप्त हुए जूते हुए खेत के साक्ष्य? तो हम जानते हैं ये कहाँ से मिले, कालीबंगा से, जहाँ से एक साथ में 2 फसलों के बोने का भी साक्ष्य मिला। ये प्राप्त हड़प्पा कालीन जो आड़ी और तिरछी रेखाओं से हल चलाने के यहाँ पर क्या मिल रहे हैं, साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है 38, नगर नियोजन के लिए विश्व प्रसिद्ध सभ्यता थी। मिस्र की सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, दजला, फरात या यूनानी? तो ये एक भी नहीं है, ये विदेशी सभ्यता में ऐसा नहीं मिला। और कहाँ पर मिला है, सिंधु घाटी सभ्यता ही नगर नियोजन के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध थी। अगला है क्वेश्चन संख्या 39, भीमबेटका किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र? तो ये किस में है, मध्य प्रदेश में। यहाँ से छेल चित्र मिले भीमबेटका से, बहुत ही महत्वपूर्ण, और तीनों कालों से, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, उसके बाद के समय से भी संबंधित हैं। अगला जो ग्रंथ आ गया, कथा सरित सागर। पूछा क्या, कथा सरित सागर के लेखक कौन हैं? तो सोमदेव हैं, क्षेमेंद्र हैं, कालिदास है, या चाणक्य हैं? तो इसके बारे में वैसे तो मैंने पहले ही डिस्कस कर दिया था, और आपके सामने अभी जानकारी क्लियर होगी कि इससे संबंधित कौन है। तो कथा सरित सागर आपके लिखने वाले सोमदेव। इसके अंदर क्या मिलती जानकारी, ये वैसे व्रत कथा के आधार पर ही लिखी गई है। जो व्रत कथा गुणाढ्य ने लिखी थी उनके आधार पर ही इसको लिखा गया है। बाकी के बारे में हम वर्णन पूर्व में कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन संख्या 41 है कि इक्केश्वरवादियों का उपहार। ये अध्याय संख्या 6 के क्वेश्चन प्रारंभ हुए, प्रिंसेस ऑफ जीसस। तो देखो अब कौन से अध्याय से आपको प्रश्न पढ़ने हैं वो भी आपके दिमाग के अंदर आ गया होगा कि आपको जो प्रश्न एक तो पहले अध्याय से पढ़ने हैं, आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न यानी अबसद वाले, ये ऊपर वाले सारे के सारे जो प्रश्न थे आपके पहले और दूसरे अध्याय से संबंधित थे। तो पहले और दूसरे अध्याय के पढ़ने, और अगले ये प्रश्न हैं आपके वो अध्याय संख्या 6 से संबंधित हैं। तो इसमें राजा राम मोहन राय, विवेकानंद, दयानंद सरस्वती या ज्योतिराव फूले, तो कौन है इसमें आपको? तो इक्केश्वरवादियों का उपहार जो नामक जो पुस्तक है वो किसने लिखी है? राजा राम मोहन राय ने लिखी है। दोनों ही पुस्तक इक्केश्वरवादियों का उपहार, प्रिंसेस ऑफ जीसस, द गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस। इसके अलावा भी इन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी है, जिसमें आपके संवाद कौमुदी हैं, बंगदूत हैं, मिरातुल अखबार हैं, तोहफत उल मुहिद्दीन हैं, ठीक है ना। ऐसी काफ़ी सारी गौड़ीय व्याकरण है, बांग्ला व्याकरण है, बहुत सारी पुस्तकें इन्होंने लिखी है। बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं। अगला है 42वां क्वेश्चन, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो आपसे पूछा ब्रह्म समाज, तो राजा राम मोहन राय थे कि विवेकानंद, दयानंद सरस्वती या ज्योतिराव फूले? तो निसंदेह इससे कौन संबंधित हैं? राजा राम मोहन राय ही इससे संबंधित हैं। राजा राम मोहन राय ने इसकी प्रारंभ में 1528 में ब्रह्म सभा के नाम से स्थापित, ब्रह्म सभा ही क्या बाद में ब्रह्म समाज कहलाया, जिसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो कितनी होगी, 20 अगस्त 1828 में इसकी क्या होती है स्थापना, स्वामी विवेकानंद। तो स्वामी विवेकानंद किसकी स्थापना करते हैं? रामकृष्ण मिशन की स्थापना करते हैं। दयानंद सरस्वती आर्य समाज की स्थापना करते हैं। ज्योतिराव फूले ये भी महत्वपूर्ण समाज सुधारक। इसका कमेंट करके बताइए कि इन्होंने कौन से समाज की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है 43, आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन हैं? तो आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन हैं? राजा राम मोहन राय हैं, देवेंद्र नाथ टैगोर, दयानंद सरस्वती या केशव चंद्र सेन? तो आपको इसका जवाब देना है कि आदि
ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? सही आंसर होगा देवेंद्र नाथ टैगोर। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि केशव चंद्र सेन कौन से समाज से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन संख्या है 44 आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन संख्या 44, किसके प्रयासों से सती प्रथा पर 1829 ईस्वी के अंदर रोक लगी थी? तो वो कौन थे? राजा राममोहन राय, विवेकानंद, दयानंद सरस्वती या ज्योतिराव फूले? तो हम जानते हैं कि निसंदेह वो व्यक्ति कौन होगा? राजा राममोहन राय। राजा राममोहन राय जब इंग्लैंड गए होते, पीछे से इनके भाई की मृत्यु के बाद इनकी भाभी को भाई के साथ में जिंदा जला दिया। इस घटना का इनके ऊपर बड़ा ही प्रभाव पड़ा था और इन्होंने सती प्रथा के माध्यम से अपनी पत्र पत्रिकाओं आदि के माध्यम से जनमत को तैयार किया था और बाद में इनके प्रयासों से उस समय के तत्कालीन गवर्नर जनरल जो थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग, उन्होंने 1829 में एक अधिनियम बनाया। इस अधिनियम की धारा 17 के अनुसार सती प्रथा पर रोक लगा दी और सती प्रथा को जो मानवीय हत्या के बराबर इसको माना गया और उसके हिसाब से दंड देना इसको निश्चित किया गया। अगला क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय थे, आत्माराम पांडुरंग थे, दयानंद सरस्वती या ज्योतिराव फूले थे? तो कौन संबंधित थे? जल्दी से बताइए कौन सा समाज है? समाज का नाम भी आप जानते हो कि कैसा है? प्रार्थना समाज। तो हमने देखा था केशव चंद्र सेन के प्रयासों से 2 समाजों की स्थापना होती है, वेद समाज मद्रास में और दूसरा महाराष्ट्र में था प्रार्थना समाज। तो इसकी स्थापना करते हैं 1867 में। कौन करते हैं? आत्माराम पांडुरंग। इससे और भी संबंधित जैसे आरजी भंडारकर, महादेव गोविंद रानडे, वो भी इससे संबंधित थे। प्रार्थना समाज का काम क्या था? यानी जो काम बंगाल में ब्रह्म समाज कर रहा था वही काम महाराष्ट्र में कौन कर रहा था? प्रार्थना समाज कर रहा था। तो आज के इस वीडियो में ये 45 क्वेश्चन, नेक्स्ट 45 प्रश्नों का हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। मेरा प्रयास कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कर दें और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।